बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, फिगर शोज 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स हेल्ड इन प्लेस बाय फोर्सेस नॉट शोन। इस डायग्राम में 3 चार्ज्ड पार्टिकल शो किए हुए हैं। एक ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, एक ये और एक ये। तीनों चार्ज्ड पार्टिकल्स इसी जगह पे फिक्स्ड हैं, यहाँ पे हेल्ड किए हुए हैं। हम जानते हैं कि दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन फोर्सेस की वजह से जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की हैं, इन चार्ज्ड पार्टिकल्स की पोजीशंस डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया कि इनको इनकी पोजीशंस पे फिक्स किया गया है ऐसी फोर्सेस की मदद से जिनका हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया। So, figure shows 3 charged particles held in place by forces not shown. What electrostatic force due to other two charges acts on Q1? हमने ये मालूम करना है कि चार्ज Q1 पे बाकी दो चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। हमने Q3 और Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाली टोटल फोर्स मालूम करनी है। एंड डाटा इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट एज टेक Q1, Q2 एंड Q3। तीनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड गिवन है और चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फासला भी गिवन है। R12 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। चार्ज 1 और चार्ज 2 के दरमियान जो फासला होगा उसको R12 लिखा हुआ। सो R12 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड R13। चार्ज 1 और 3 के दरमियान फासला है R13 और ये गिवन है 10 सेंटीमीटर्स। और जबकि थीटा बताया हुआ 32, जो थीटा डायग्राम में यहाँ बन रहा, इस थीटा की वैल्यू 32 डिग्री के इक्वल है। तो अब हम गिवन डाटा से चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई से दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करनी हो तो हमारे पास कूलम्स लॉ है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो चार्ज Q1 के ऊपर जो दो फोर्सेस लग रही हैं उनको हम इस तरह से यहाँ पे नाम दे लेते हैं, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू F12। चार्ज 1 के ऊपर 2 की वजह से लगने वाली फोर्स। और इसी तरह से हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 और इस फोर्स का हम नाम रख लेते हैं F13। तो अब हम ये दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं जो कि चार्ज 1 के ऊपर एक्ट कर रही हैं और ये फोर्सेस मालूम करने के लिए हम कूलम्स लॉ को ही इस्तेमाल करेंगे। सो वी कैलकुलेट फोर्स F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर। इस फॉर्मूला में जिस डिस्टेंस का जिक्र होता है वो दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस है जिनके दरमियान हम फोर्स मालूम कर रहे हैं। तो चार्ज 1 और 2 के दरमियान फासले को R12 से शो किया हुआ, R12, और इसकी वैल्यू यहाँ गिवन है 15 सेंटीमीटर्स। जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो तो हम तमाम क्वांटिटीज़ को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 सेंटीमीटर्स को अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो इसके लिए हमें 15 सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर्स। इसी तरह से हम 10 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी,
और ये आंसर होगा 0.1 मीटर्स। ओके, तो अब फोर्स F12 मालूम करने के लिए हमें इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। के की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ है, और चार्ज Q1 की वैल्यू गिवन है 1.2 माइक्रोकूलम्स, 1.2 माइक्रोकूलम्स है। और माइक्रो की जगह पे मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻⁶। इनको यहीं पे कन्वर्ट कर लें। दिस इज -1.2 10⁻⁶ कूलम्स। सो ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और Q2 की वैल्यू है 3.7 माइक्रोकूलम्स। सो 3.7 माइक्रोकूलम्स, माइक्रो की जगह पे मैं लिख दूंगा 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R12 गिवन है 0.15 मीटर्स। सो पुटिंग दिस वैल्यू है 0.15 स्क्वायर। तो फोर्स F12 होगी, अगर मैं 9 को 1.2 और 3.7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 39। और अगर मैं 0.15 का स्क्वायर लूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 0.225। और ये जो 10 की पावर्स हैं इनको हम इस तरह लिखेंगे 10⁻⁹ -6। सो फोर्स F2 इज इक्वल टू, अब 39 और 0.225 को आपस में डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 173 इंटू 10⁻⁹ -6 ये बन जाएगा -3। सो दिस बिकम्स 173 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, अगर हम 0.15 का स्क्वायर लें तो ये आएगा 0.0225। और अब हम 39 को 0.0225 में डिवाइड करें तो ये होगा 1733 इंटू 10⁻⁻3। और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3 है तो ये बटे में आके 10⁻+3 होगा। सो इट बिकम्स 10⁻3 का मतलब है 1000, डिवाइड करने से आंसर आएगा 1.73। और फोर्स का यूनिट है न्यूटन्स। चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 2 की वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज 1.73 न्यूटन्स। ये चार्ज 1 के ऊपर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड। अब हम चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 3 की वजह से लगने वाली फोर्स निकालते हैं। तो चार्ज 1 पे चार्ज 3 की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको हम लिखेंगे F13, और ये हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे K Q1 Q3। अब 1 और 3 के दरमियान फोर्स है तो यहाँ पे Q1 और Q3 आएगा और बटे में है R13 स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड 3। सो जो डाटा हमें गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू है 1.2। जब हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है तो हमने साइन नहीं लगाना, हम फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो ये हम जानते हैं कि दो सिमिलर चार्ज हों तो फोर्स रिपल्सिव होगी, ऑपोजिट चार्ज हों तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। जब हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है तो तब हम साइन का जिक्र नहीं करते। सो Q1 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁶ है, और K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁶ कूलम्स, and Q3 is given as 2.3 microcoulombs. So it becomes 2.3 microcoulombs है तो 10⁻⁻6 divided by R13 distance is
10 centimeter means 0.1 meters. So we put here 0.1 square, R13 का स्क्वायर है। और अब हम 9 को 1.2 से और 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 24.84 और 0.1 का स्क्वायर लें, दिस विल बिकम 0.01 इंटू 10 to 9 -6 अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये 10 और ये 10 मल्टीप्लाई हो रहे, इनकी बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो गई। अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो फोर्स F13 बिकम्स F13 इज इक्वल टू, ये डिवाइड करने से आंसर आएगा, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ 24.84 इंटू 10 to -3। डिवाइड करने की बजाय मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 की पावर में लिखूँ साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये नंबर बनेगा 1 इंटू 10 to -2। इस डेसिमल को 2 पॉइंट्स राइट साइड की तरफ मूव करवाया, 1 2, तो 10 की पावर -2 एंड दिस बिकम्स 24.84 इंटू 10 to -3। ये बटे में -2 है, ऊपर आके प्लस होगा, 24.84 इंटू 10 to -1 और 10 to -1 का मतलब है हम इस नंबर को 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 24.84 ओवर 10। सो F13 इज इक्वल टू 2.48 न्यूटन्स। ये फोर्स है जो चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 3 की वजह से एक्ट कर रही है। तो हमने चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 2 और 3 की वजह से लगने वाली फोर्सेस कैलकुलेट की। तो फोर्स F12 की मैग्नीट्यूड है 1.37 न्यूटन्स और फोर्स F13 की मैग्नीट्यूड है 2.48 न्यूटन्स। और अब हम देखते हैं कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। अभी तो हमने मैग्नीट्यूड निकाली थी। चार्ज 1 जो है ये नेगेटिव है और चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो ये दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज 2 चार्ज 1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, मीन्स चार्ज 2 चार्ज 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे फोर्स F13 की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। और चार्ज Q1 और Q3 ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, नेगेटिव हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चार्ज Q3 चार्ज Q1 पे जो रिपल्शन की फोर्स लगा रहा होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, Q3 Q1 को अपने से अवे रिपेल कर रहा, तो Q1 के ऊपर Q3 की वजह से रिपल्शन की फोर्स लग रही है F13 इस डायरेक्शन में। और ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये वेक्टर्स हैं और हमने Q1 के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सहारा लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स के मुताबिक चार्ज 1 के ऊपर नेट फोर्स जो लग रही होगी उसको हम F1 कह लेते हैं। दिस विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्स F12 एंड फोर्स F13। दोनों फोर्सेस वेक्टर हैं, तो नेट फोर्स जो है ये दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13। और अगर हम वेक्टर्स के सम की बात करें तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का जो सम है, जो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम फोर्स F1 की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो होगी F1 के x कंपोनेंट का स्क्वायर और F1 के y कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है
एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स से हासिल करने का। तो अब हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हमने फोर्स F1 की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है, जो नेट फोर्स लग रही है चार्ज 1 और चार्ज 2 की वजह से। तो इस मकसद के लिए हमें फोर्स F1 का x और y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। और अगर एक वेक्टर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम हो तो फिर हम उसका x कंपोनेंट इस तरह लिखेंगे, फोर्स F1 का x कंपोनेंट होगा F12 का x कंपोनेंट प्लस F13 का x कंपोनेंट। इसी तरह से फोर्स F1 का y कंपोनेंट जो है वो F12 के y कंपोनेंट और फोर्स F13 के y कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। तो अब इस फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमें इन फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये फोर्स F12 लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, F12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो फोर्स 1-2 है ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। तो इस फोर्स का वाई कंपोनेंट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अब डाटा नोट कर लेता हूँ। फ्रॉम फिगर हम ये नोट कर लेते हैं कि जो फोर्स F12 है इसका वाई कंपोनेंट 0 के इक्वल है। ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ही एक्ट कर रही है और इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही है जितनी के फोर्स की मैग्नीट्यूड है। दिस फोर्स इज एक्टिंग प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, यही इसका एक्स कंपोनेंट है। सो F12x इज इक्वल टू 1.73 न्यूटन्स। तो हमने एक ये पेयर बना लिया फोर्स F12 के एक्स और वाई कंपोनेंट्स का। और अब अगर हम F13 की बात करें तो इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं, इधर लिखा रहने दें। तो इसको x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए हम इस F13 के हेड से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये जो फोर्स का कंपोनेंट होगा ये अलोंग x एक्सिस और ये कंपोनेंट होगा अलोंग y एक्सिस। तो थीटा के सामने वाला F13 का कंपोनेंट होगा F13 साइन थीटा और ये y एक्सिस के अलोंग इस ट्राइंगल के मुताबिक कंपोनेंट होगा F13 cos थीटा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है इस तरह से, तो जिसमें थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन थीटा से हासिल होगा और ये कंपोनेंट जो है इसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस है। सो F13 का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू F13 साइन थीटा और थीटा यहाँ पे जो है ये 32 डिग्री के इक्वल है। तो F13 का x कंपोनेंट निकालने के लिए हम F13 की मैग्नीट्यूड रखेंगे और साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सो F13 की वैल्यू है 2.48 साइन 32 and this becomes 1.31। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमने x कंपोनेंट निकाल लिया। और इसी तरह से F13 का y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। y कंपोनेंट हमने इस डायग्राम से देखा कि F13 cos थीटा से हासिल हो रहा है, सो इट बिकम्स F13 cos थीटा। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हम इस फिगर के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। आम तौर पे आपने पढ़ा हुआ कि जब हम x ट्राइंगल इस तरह से बनी होती है कि जब हम x कंपोनेंट निकालते हैं तो वो cos से हासिल होता है, y कंपोनेंट निकालते हैं तो साइन से, मोस्टली केसेस में पिछली क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल इस तरह से बनी है
कि उसमें एक्स कंपोनेंट जो है वो साइन थीटा से हासिल हो रहा। सो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। F13 की वैल्यू 2.48 है और साथ आ जाएगा cos 32। तो इसका आंसर आ जाता है 2.10। सो ये हमने फोर्स F3 का y कंपोनेंट भी निकाल लिया। अब हमने क्योंकि नेट फोर्स मालूम करनी है, तो नेट फोर्स मालूम करने के लिए हम यहाँ पे F1 का x कंपोनेंट निकालेंगे, दैट इज F1x प्लस दिस इज F12x प्लस F13x। तो F12x है F12x 1.73 प्लस F13x है 1.31। दोनों को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 3.04। ये रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट हमने निकाल लिया। और अब हम रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट निकालते हैं, दैट विल बी F12y प्लस F13y। F12y की वैल्यू है 0 और F13y की वैल्यू हमने निकाली है 2.10। तो इनको ऐड करने से y कंपोनेंट की वैल्यू आ गई 2.10। ये F1 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स का x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। हमने अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम x कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और y कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो F1 इज इक्वल टू F1x स्क्वायर प्लस F1y स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। F1x है 3.04 स्क्वायर प्लस F1y है 2.10 स्क्वायर और इनका आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर लें तो आंसर आ जाएगा 9.24 प्लस 2.10 का स्क्वायर लें तो ये आंसर आ जाएगा 4.41। ये ऊपर इनका स्क्वायर रूट है। अब इनको ऐड कर दें, 9.24 को ऐड किया 4.41 में, दिस विल बिकम 13.65 और इसका स्क्वायर रूट लें तो फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें हासिल होगी 3.69 न्यूटन्स। ये चार्ज Q1 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड है। चार्ज Q1 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो हमने कैलकुलेट कर ली। F1 इज इक्वल टू 3.69 न्यूटन। और हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी। तो अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। किसी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स उस वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। हमने F1 की डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स F1 की, तो उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट होगा। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, हमने y कंपोनेंट की वैल्यू निकाली हुई है 2.10 और x कंपोनेंट की वैल्यू है 3.04। इनको डिवाइड करने से आंसर आएगा टेन इनवर्स 0.69 और टेन इनवर्स 0.69 का आंसर आएगा 34 डिग्री। अब हम इधर से देखते हैं कि ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं इनको ग्राफिकली देखें। एक फोर्स लग रही अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी फोर्स लग रही है एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे।
तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, जो नेट फोर्स होगी, वो यहाँ पे कहीं होगी F1। तो ये फोर्स F1 एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी 34, और हम जानते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर करें तो वो नेगेटिव होगा। सो रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल थीटा होगा दैट विल बी -34 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो हमने अपने इस न्यूमेरिकल में इस डायग्राम के मुताबिक चार्ज Q1 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकाली, और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमने फाइंड किया। तो ये एक दफ़ा देख लीजिए आप सारा प्रोसेस। आप चाहें तो यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट्स लेके इस सारे को सॉल्व करके रख सकते हैं। And then this becomes the direction of resultant force. So this was our required solution of this problem.